लेसन 15 अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरण इस समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। पारितंत्र इसके संघटक क्या हैं। पारितंत्र इसके संघटक क्या हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव मतलब तथा मानव सबसे खतरनाक जानवर तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं तथा एक पारितंत्र में सभी जीवों के घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इसकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अजैव घटक मतलब टेम्परेचर, मतलब सूर्य की गर्मी से तापमान बढ़ जाता है, बारिश होती है ठंडा हो जाता है, और सूर्य चला जाता है दूर तो ठंडा मौसम आ जाता है। कर्क रेखा भी आता है। ठंडा कब पड़ता? सूर्य 2 बार ठंडा पड़ता कि 1 बार? ये क्या सिस्टम, पता करो। ठंड 1 बार पड़ती है कि 2 बार? 1 ही बार पड़ती है शायद। हाँ, 1 बार। जब मकर रेखा पर चला जाता है सूरज, क्योंकि हम लोग कर्क कैंसर पे हैं। हाँ, हम लोग कर्क रेखा पे हैं, ठीक। तो मकर रेखा पे जब चला जाता है सूरज, तब जाके ठंडी में खिचड़ी आता है। हाँ, मकर संक्रांति। हाँ, तभी ठंडी पड़ता है। ओके। कीट जैसे जंतु दिखाई देते हैं। सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इसकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। एक वन, तालाब एवं झील पारितंत्र के अनेक अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित है। ये भी पूछता है परीक्षा में, ठीक। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करते हैं, मतलब याद करने का। जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों जैसे कि शर्करा, चीनी
एवं मंड का निर्माण करते हैं। स्टार्च, मंड मतलब स्टार्च बोलते हैं इसको। इसमें क्या रहता है, C5H10 ना, यही रहता। पता करो इसका सूत्र क्या है मंड का, शायद यही है C5, हाँ C5H10 और का टोटल का स्क्वायर नहीं, CHO रहता है, O भी रहता है ऑक्सीजन, C2H5H10 है, O10 ऐसा ही कुछ है। और हाँ का N भाग रहता, N टाइम्स रहता, मतलब कई ठो रहता है तब स्टार्च उसको बोलते। N संख्या, कई बहुत संख्या पॉलीमर रहते। सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं। ठीक, उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर ना, ऐसा कुछ है। क्रिया क्षमता, आपने एक जल जीवशाला एक्वेरियम देखी होगी शायद। एक्वेरियम मतलब होता है जिसमें पानी के अंदर पौधे उगाए जाते हैं और मछली पालन होता है ना, साथ में दोनों, हाँ दोनों साथ में। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। एक जीवशाला बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना, मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल ऑक्सीजन एवं भोजन, हम एक वायु पंप वाती द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली को भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारतंत्र का उदाहरण है। ठीक, एक दो ठो हो गया मानव निर्मित, एक बगीचा हो गया है। ठीक, और ये जो अभी अभी बताया गया है जो हम मछली पालन करते हैं वो। क्या हम जीवशाला में बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यथा कथा इसकी सफाई की आवश्यकता है, गंदगी होने पे हो सकती है। क्या हमें इसी प्रकार तालाबों और झीलों की सफाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? हाँ कर सकते हैं, जैसे कुछ जहरीले पौधे भी आ जाते हैं उसमें, इसके लिए कुछ मछलियाँ जहरीली आ जाती हैं इसके लिए। और कीचड़ उचड़ आ सकता है तालाब में। और क्या आएगा, सोचिए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। पानी चेंज करने का, या उसमें क्लोरीन फ्लोरीन क्या क्या चूना पानी कुछ डालना होता है, गंदगी बढ़ जाए नीचे। ठीक, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, मतलब बस वही उसी को खाएंगे डायरेक्ट, अथवा परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट रूप से निर्भर, जैसे कोई दूसरा, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग दोनों में आते हैं। कभी कभी डायरेक्ट सब्जियां खा लेते हैं। ठीक, कभी कभी जो सब्जी खाते हैं उनको हम लोग खा लेते हैं, जैसे बकरी खाते हैं और मुर्गी खाते हैं। मुर्गी तो शाकाहारी में आती है, मांसाहारी दोनों करती, छोटे छोटे कीड़े भी खाती है ना। और किसको खाते हैं हम लोग, बकरी मुर्गी गाय भैंस, और हाँ यही सब है। और उपरोक्त उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। परजीवी को क्या बोलते हैं, पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं, पैरासिटिक नेचर। 3 तरह से भोजन प्राप्त करते हैं लोग ना, कौन कौन सा, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप, सिम्बियोसिस मतलब दोनों लोग को फायदा होता, और एक पैरासिटिक नेचर होता, इसमें एक लोग को घाटा होता है एक लोग को फायदा, वही है परजीवी। ठीक, 3 तरह से होता है परजीवी,
सजीवता और सहभोजिता। सहभोजिता में दोनों लोग को फायदा होता। नहीं, एक को फायदा होता एक को फायदा नहीं होता, एक को घाटा भी ना हो, नहीं घाटा भी ना होता, ऐसा ही कुछ है। चलो देखो, सहभोजिता, सहभोजिता, सहजीविता, साथ में जीते हैं, एक को फायदा होता है एक को फायदा नहीं होता लेकिन घाटा भी ना होता, एक में दोनों को फायदा होता और एक में एक को घाटा होता एक को फायदा होता। घाटा उसी से होता जिसके साथ में रहता। ठीक, पैरासिटिक नेचर। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी या परजीवी में बांटा गया है। क्या इसमें प्रत्येक प्रकार के वर्ग की उदाहरण बता सकते हैं? उपभोक्ता शाकाहारी मतलब गाय भैंस बैल, मांसाहारी मतलब शेर जो सिर्फ मांस खाता है वो मांसाहारी होगा। हम लोग क्या है सर्वाहारी मतलब कि घास फूस भी खा लेते हैं कभी कभी सब्जी बना के, तो हम लोग सर्वाहारी पे आते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। इसको मांसाहारी को क्या बोलते हैं? शाकाहारी मतलब हेर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हाँ, कार्निवोरस जो होता है मांसाहारी होता है, जो ओमनीवोरस होता है मतलब कि दोनों को खाते हैं वो मनुष्य है। ठीक, परजीवी में बांटा गया है। क्या इसमें से प्रत्येक के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? हाँ, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियाँ एवं पौधे इसमें मर भी जाए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, मतलब कि अपघटन कर को नष्ट करते हैं, उनको सरल कंपोनेंट में चेंज करते हैं। इसका पोषण पेड़ पौधे जलीय पौधे आसानी से उसका यूज कर पाए। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक को अकार्बनिक में बदलते हैं। जियो सेरा कार्बनिक को अकार्बनिक में बदल देते, इतना काम मानना पड़ेगा। जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पेड़ पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इसकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं पौधों को क्या प्रभाव पड़ता है? क्या अपमार्जक के ना रहने पर मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति नहीं होती रहती है? क्रियाकलाप 15। जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे जलीय जीवों को साथ ना रखें जो दूसरों को खा जाए, अन्यथा क्या होता? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है। जलीय जीवों के नाम उसी प्रकार क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला को स्थापित कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। कोई भी लिख दीजिए। क्या लिखा था? गाय, गाय को कौन खाएगा? नहीं। क्या? खरगोश? नहीं। चूहा, चूहे कौन? नहीं। हाँ, चूहे को खाएगा सांप और सांप को खाएगा चील। ठीक, बना दो। क्या आप किसी ऐसे समूह के को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं? क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं? नो, सभी बराबर। क्यों अथवा क्यों नहीं? क्योंकि किसी को कट करेंगे तो दूसरे की संख्या बढ़ जाएगी तो इम्बैलेंस हो जाता है, समझे हो? पेड़ दिखेगा लगेगा चारों ओर, जानवर सब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? पेड़ बढ़ जाएगा सब पे तो क्या होगा? क्वालिटी लाइफ। तो पेड़ को हम लोग खाएंगे डायरेक्टली,
सब सर्वाहारी बन, सब शाकाहारी बन जाएंगे, है ये होगा। और मांसाहारी जो रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाए तो सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट, एक दूसरे के पूरक। आहार श्रृंखला एवं जाल। क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी, जो क्या हुआ, जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। चित्र 15.1। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण, इसमें क्या क्या दिखाएगा, देखिए पौधों को हिरण खाता है, ठीक, हिरण को शेर या बाघ या चीता खाता है, ठीक। और अभी क्या हुआ है, 8 चीता जो है वह कहाँ से आया है, नमीबिया। नमीबिया क्या है, अफ्रीकन कंट्री है, साउथ अफ्रीकन कंट्री, ठीक। वहाँ से 8 चीतों को मंगाया गया है, अभी शायद 15 आने वाला है, ठीक। मोदी जी ने उसको उनके जन्मदिन पे आए थे, ठीक। और कै साल के हो गए मोदी जी, 72 ईयर्स कंप्लीटेड, ठीक। विषम पोषी आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एक पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर है तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पे तथा बड़े मांसाहारी तथा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, ठीक। चित्र 15.2। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है तथा पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी सौर ऊर्जा में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी रूप से ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न मात्रा का अनुपयोग विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक। कितनी एनर्जी लेते हैं सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम मतलब सूर्य से, ठीक। सूर्य से जितनी एनर्जी लेता है उसका 1% यूज करता है, ठीक, परिवर्तित करता है पौधा। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक उपभोक्ता से खाए जाते हैं, ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है, ठीक। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है, ठीक।
खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। ठीक, तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। 3 or 4 स्टेप इन द फूड, क्या बोलते, फूड जाल, इसको इंग्लिश में फूड चेन बोलते हैं। हाँ, चेन, फूड चेन बोलते हैं। ठीक, 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है तथा उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव की दो अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखला का एक जाल बनाती है। इसे फूड वेब बोलते हैं। वेब चेन रहता है, एक के बाद एक। वेब रहता है कि उसी में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एक दूसरे से बंधा रहता है, एक और दो लोगों से बंधा रहेगा। ठीक, ऊर्जा प्रवाह की चित्र 15.4 में देख सकते हैं। ठीक, से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में शीर्ष मांसाहारी, शाकाहारी और उत्पादक और सूर्य का प्रकाश, एक पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का एक चित्र। ठीक, सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। जैसा यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका क्या एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशी, इसको क्या बोलते, पेस्टिसाइड है बोलते हैं। हाँ, पेस्टिसाइड्स एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। यह रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकरण है। यह प्रत्येक पोषी
स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य सबसे ऊपर है। अतः हमारे शरीर शीर्षस्थ है ना। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं, इंग्लिश में कुछ कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न गेहूँ तथा चावल, सब्जियां तथा फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। क्रियाकलाप: समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों की पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्रायः इस समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए। आपके विचार में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा को कम की जा सकती है? कैसे करेंगे सर? हाउ टू पोषी स्तर क्या है? पोषी स्तर मतलब क्या होता है? इसे क्या है पोषी स्तर? पोषी स्तर मतलब कि वह स्तर जो किसी से भोजन प्राप्त करने के किसी का भोजन बन रहता है। वह स्तर जो फूड चेन का जो पोषण भोजन श्रृंखला है, उसमें एक लेवल रहता है ना। वह लेवल भोजन के स्थान का लेवल, जैसे कि भोजन श्रृंखला में लेवल, जैसे कि शाकाहारी का लेवल, मांसाहारी का लेवल और सर्वाहारी का लेवल, या मांसाहारी से सबसे ऊपर, मांसाहारियों में सबसे ऊपर जो रहता उनका लेवल, कि यह निचले स्तर वालों को या छोटे जीवों को खाएगा, उनका एक लेवल है। एक छोटे जीव जो सिर्फ बड़े जीवों को खाएंगे, बड़े जीव का अपघटन करेंगे, उनसे भोजन प्राप्त करेंगे, उनसे जीवित रहेंगे। पौधे जो सूर्य पर डिपेंड रहते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, और शाकाहारी जो पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उनका एक स्तर है। ठीक, यही है। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पारक तंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका? अपमार्जक की बहुत बड़ी भूमिका है। ये अपघटन करते हैं, मतलब कि एक चक्र को कंप्लीट करने में बड़ी भूमिका है। मतलब कि डिकम्पोज, अपमार्जक, डिकम्पोजर। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। पर्यावरण परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हम पढ़ चुके हैं कि थैंक यू, बाय बाय।